वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फेटेड मेट्स सीज़न 2 के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फिफ्थ कैसा लग रहा है। और पिछले पार्ट पर जिन लोगों ने भी कमेंट किया था उनका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जल्दी ही नई वीडियो लाने की। तो आइए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर विंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी, और हमने विंग की फैमिली का एक पार्ट देखा था जिसमें वी फेंग मियाँ ने शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे इस रीज़न का तो हमें पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वेन केजिंग और विंग दोनों को लगता था कि उन्हें वांग जी को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वांग जी एक न्यू पर्सन है। उसे, जैसा कि लेनहुआन ने कहा था, उसे इस दुनियादारी की कोई भी खबर नहीं है, ना ही वो ये सब जानता है। इसीलिए उन दोनों ने, या फिर कहे कि पूरी फैमिली ने सोच के रखा था कि उन्हें वांग जी को प्रोटेक्ट करना होगा। अब वांग जी में ऐसा क्या स्पेशल था तो किसी को नहीं पता था। गुसू से निकलने के बाद वो काफिला काई टाउन में आकर रुका था, जहाँ पर उन्हें अभी बोट से जाना था, क्योंकि यीलिंग के चारों तरफ बहुत सारी नदियाँ थी। तो वो यीलिंग के एक बाज़ार में ही उतरने वाले थे उस बोट से। वहीं वांग जी जो उस हॉर्स पर था वो वहीं पर सो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए विंग ने उसे उठाया नहीं। और वो लोग काई टाउन में गए। उसके बाद वो लोग बोट से अपने घर की तरफ निकल गए। बहुत देर तक ट्रेवल करने के बाद जो वो यीलिंग के मार्केट में पहुँचे, तो वहाँ पर वो सिर्फ टेलीपोर्ट हुए और सीधा अपने महल के लिए चले गए। वो लोग लगभग शाम को गुस्सों से निकले थे और अब सुबह हो रही थी। अभी तक उजाला नहीं हुआ था, अभी सुबह के 3 या 4 बज रहे होंगे। इसीलिए मैडम यू ने सबको आराम करने के लिए भेज दिया। मैडम यू विंग के पास आई। उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, तुम लोग सब थक गए होंगे, बाकी के जो रिचुअल्स बचे हैं हम उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग कंप्लीट कर लेंगे। तुम जाओ और वांग जी को अपने उसके रूम में छोड़ दो और तुम भी आराम करो। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद जितने भी लोग उस शादी में गए थे सभी लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव रूम्स में चले गए थे। फेंग मियाँ और मैडम यू अपने रूम में चले गए थे, एंड वेन गेजिंग जियांग चेंग वो अपने रूम में चले गए थे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग रूम्स हैं, या फिर कहें कि बिल्कुल किसी छोटे घर की तरह ही हैं। विंग का जो महल है वो थोड़ा सा महल से दूर है, मेन पैलेस से दूर है, और वैसे ही सबके घर हैं। विंग के पास जो छोटा सा घर है उसमें सब कुछ है। विंग का रूम एंड विंग का एक हाउस ही है, उसमें विंग की एक पर्सनल लाइब्रेरी है, विंग का पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड है, एंड विंग की जो भी पर्सनल अगर विंग चाहे तो वहाँ पर कुछ भी रख सकता है। वहाँ पर विंग ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेक बना रखी है जिसमें वो लोटस उगाता है, और वो वहाँ पर बैठकर वो मेडिटेशन करता है। वैसा ही जियांग चेंग, वेनकेजिंग एंड मैडम यू एंड वीफेमियन के पास से वेनकेजिंग का भी अपना अलग अलग घर है, वी चेंग का भी अलग घर है, विंग का भी अलग घर था। वहीं दूसरी तरफ वो जो कॉन्सर्ट विंग की आई थी दूसरे राज्यों से, उनके लिए भी अलग अलग उनके रेस्पेक्टिव रूम्स रखे गए थे, जहाँ पर भी यही सब सुविधा थी। वो अपनी पर्सनल थिंग्स यूज़ कर सकती थी। जो कोई भी उन्हें चाहता, जो कुछ भी उन्हें ज़रूरत होती थी वो पर्सनल थिंग्स वो बनवा सकती थी, या फिर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होती थी। लेकिन वांग जी अभी नहीं आया था। वहीं विंग जो कि वांग जी को लेकर अपने ही महल की तरफ जा रहा था, और ये देखकर पूरे सर्वेंट्स शॉक थे, लेकिन किसी की कहने की कोई हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद विंग कभी किसी ओमेगा के महल में नहीं जाता। वो वेडिंग नाइट किसी के साथ भी स्पेंड नहीं करता, वो बस वेडिंग नाइट के दिन अपने ही रूम में जाता है और खुद को अंदर से बस लॉक कर लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही निकलता है। वो किसी के साथ कभी नहीं गया, लेकिन वो वांग जी को लेकर वो अपने रूम की तरफ जा रहा है। तो सभी लोग सरप्राइज थे, शॉक थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विंग वांग जी को अपने रूम की तरफ ले गया। मैंने पहले कहा था कि वो बिल्कुल किसी घर की तरह था, तो विंग के एक रूम के अलावा भी वहाँ और गेस्ट रूम थे। वो विंग के घर से थोड़ा सा दूर था। वो विंग उसे वहीं पर ले गया था, और वहाँ पर एक रूम में उसने वांग जी को बेड पर लेटा दिया। वो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं था, और वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। वो नीटली एंड क्लीन था, जैसे विंग ने इसे वांग जी के लिए तैयार करवाया हो। उसके बाद उसने वांग जी को बेड पर लेटा दिया। वो बेड पर लेटाने के बाद उसने वांग जी को पहले ब्लैंकेट से कवर किया, और फिर वो जाने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि वांग जी बहुत ही गहरी नींद में था। लेकिन वो जा ही नहीं पाया, क्योंकि उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ फील हुआ। तो उसने देखा तो वांग जी ने उसके हाथ को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा था। वांग जी के पलकें जो थी वो
फड़फड़ा रही थी एंड वांग जी के पूरे फेस और पसीना आया हुआ था। ये देखकर एक पल के लिए विंग चौंक गया, फिर वो वांग जी के पास बैठ गया। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वांग जी नींद में तो है लेकिन वो कोई बुरा सपना देख रहा है, इसलिए विंग ने वांग जी के उसे हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और वांग जी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक जैसे वो उसे एश्योर कर रहा हो कि वो उसके साथ ही वो वांग जी को छोड़कर नहीं जा रहा। और जब वांग जी जो गहरी नींद में था उसे फील हुआ कि ये हाथ उसे छोड़कर नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे एक अजीब सी वार्मथ इससे फील हो रही थी। तो इसीलिए वो भी धीरे धीरे शांत हो गया और उसके जो पसीना आ रहा था वो अब नहीं आ रहा था, उसकी पलकें भी शांत हो चुकी थी। अब उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही गहरी नींद में बहुत अच्छी तरह से सो रहा था। और विंग ने जब ये देखा तो उसने वांग जी के उस हाथ को जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था उसको वांग जी के स्टमक पर रख दिया और अपने पास से अपना हैंकी उसने निकाला। विंग ने अपने हैंकी को निकाला और वांग जी के फेस पर जो वो स्वेट था उसको पोंछा। उसके बाद उसने वांग जी को फिर से ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और वो खड़ा हुआ। जब वो घूमा तो वहाँ पर दो लोग खड़े हुए थे, उनमें से एक ओमेगा था और एक बीटा था। विंग ने उनकी तरफ देखा और कहा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है वांग जी का ध्यान रखना। ध्यान रखे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें वांग जी को प्रोटेक्ट करना है। जब भी मैं वांग जी के पास नहीं होऊंगा तो तुम उसका ध्यान रखोगे और मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। वो यहाँ पर नया है और तुम जानते हो कि उसे क्या खतरा हो सकता है, तो तुम दोनों उसका हमेशा ख्याल रखोगे। ये सुनकर वो दो लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे उन लोगों ने विंग के सामने वो करते हुए कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्राउन प्रिंस, हम 5th कॉन्सर्ट का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद वो रूम से बाहर चला गया और वो दो ओमेगा और बीटा जो वहाँ पर थे वो वांग जी की तरफ देखने लगे। वो भी वही पास जो टेबल रखी हुई थी वहाँ पर आकर बैठ गए। वही विंग अपने रूम में गया। अभी विंग जब वांग जी के रूम से वापस आ रहा था तब शायद विंग छोटी सी नैप ले सकता था, लेकिन वांग जी का हाथ पकड़ने की वजह से अब वो बहुत देर तक वांग जी के पास बैठा हुआ था। इसीलिए अब मॉर्निंग होने वाली थी, 1 घंटे बाद उजाला हो जाता। तो विंग ने सोना अब ठीक नहीं समझा। वो अपने रूम में गया, उसने अपनी वेडिंग रोब्स को चेंज किया और वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया जब तक कि सुबह नहीं हो जाती। वो मेडिटेशन कर ही रहा था, उसे नहीं पता कि कितना समय बीता। उसका वो मेडिटेशन जब टूटा जब उसे अपने डोर पर नॉक सुनाई दिया। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान से जंगल की तरह एक जगह थी, उसमें एक गुफा या फिर कहे कि एक ब्लैक रूम में, जहाँ पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। चारों तरफ से एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर से शायद रोशनी आ सके। वहाँ पर बस एक ब्लैक अंधेरा था और वो चारों तरफ फैला हुआ था। वहाँ पर एक कैंडल तक नहीं जल रही थी। तभी उस रूम में ही एक थ्रोन जैसी जगह पर एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि अपने सामने खड़े हुए पर्सन की तरफ देख रहा था। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो उसने शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए। ये सुनकर उस सामने वाले पर्सन ने कहा, हाँ हाँ मास्टर, एंड उसने गुस्सू के 3rd प्रिंस से शादी की है। उसे मुझे नहीं पता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि लेन क्लेन इतना बड़ा क्लेन नहीं है, वो एक छोटा सा क्लेन है, उससे विसेक्ट को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन मैं सुनने में आया है कि 2 हफ्ते पहले लेन क्लेन के लोग विसेक्ट आए थे और उसके बाद ही ये शादी की गई है। आखिर रीज़न क्या था ये किसी को नहीं पता, बस सबको ये पता है कि लेन क्लेन के 3rd प्रिंस की शादी क्राउन प्रिंस से तय की गई थी और आज वो शादी हो चुकी है। ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन हंसने लगता है और वो हंसी इतनी डार्क थी कि वो पर्सन जो थ्रोन पर बैठा हुआ था उसके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था वो दिल से अंदर तक काम गया। उस थ्रोन वाले पर्सन ने हंसते हुए कहा, ओह, कोई बात नहीं, वैसे भी जितने लोग बढ़ेंगे उतना ही मारने में मुझे मज़ा आएगा। बहुत टाइम हो चुका है जब वो लोग उस सेक्ट पर रूल कर रहे हैं, लेकिन अब उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब मेरा टाइम शुरू होने वाला है। तो वेट एंड वॉच क्राउन प्रिंस, क्योंकि जल्द ही मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा तो तुम्हें कोई चीज़ याद भी होगी। ये बोलकर उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? वो काम जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था, मुझे उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए और अगर नहीं हुआ तो जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करो। ये सुनकर उस सामने वाले पर्सन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए मास्टर, सब ठीक चल रहा है और हमने बहुत हद तक उस काम को ख़त्म कर लिया है, बस थोड़ा ही काम बचा है और कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्लान बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये सुनकर उस पर्सन ने नोट किया और फिर से वो रूम बस साइलेंस में डूब गया। वहीं दूसरी तरफ विंग जो अपने मेडिटेशन में लीन ही था, उसे अपने डोर पर नोक सुनाई देती है और वो नोक भी कोई
धीरे धीरे नहीं थे, वो नॉक बहुत तेज़ हो रहा था, जैसे बाहर वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा जल्दी हो कि वो अंदर आना चाहता हो। इसीलिए विंग भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस रूम अपने डोर को ओपन करने के लिए चला गया। जब उसने अपने डोर को ओपन किया तो उसने देखा कि सामने उन दोनों पर्सन से एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसका नाम जिंगई था, जो कि हाफ रहा था और उसके फेस पर पसीना था। विंग ने जब ये देखा तो उसने जिंगई की तरफ देखते हुए कहा, जिंगई तुम्हें क्या हुआ है और तुम हाफ क्यों रहे हो? और सिजुई कहाँ है? तुम यहाँ क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें वांग जी की रक्षा करने के लिए कहा था। ये सुनकर जिंगई ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्राउन प्रिंस, वो फिफ्थ कॉन्सर्ट पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है, जल्दी चलिए। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई और तुरंत और बिना किसी जवाब का इंतजार किए हुए जिंगे के पीछे जाने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही वो वांग जी के रूम में थे, जहाँ पर विंग ने देखा कि वांग जी का जो ब्लैंकेट जिससे वो उसे कवर करके गया था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वांग जी की पकड़ उस बेडशीट में बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी। वांग जी की आंखें टाइटली बंद थी, जिनमें से आंसू बह रहे थे और उसके पूरा फेस पसीने से तरबतर हो चुका था। और वांग जी अपना जो सर था उसे बार बार लेफ्ट राइट कर रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। विंग जैसे ही वांग जी की हालत देखी, उसे पता नहीं क्या हुआ, वो तुरंत दौड़कर वांग जी के पास गया और बेड पर बैठ गया। और जब विंग वांग जी के इतने पास था तो वो वांग जी की बातों को साफ साफ सुन रहा था। वांग जी बस बड़बड़ाया जा रहा था, प्लीज़ नहीं नहीं, छोड़ दो उसे, मत मारो, नहीं, छोड़ो उसे, छोड़ो, प्लीज़ मत मारो उसे, मत मारो, नहीं नहीं नहीं। ये बोलकर वांग जी बस बड़बड़ाया जा रहा था और विंग वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके शोल्डर्स को झकझोर रहा था ताकि वांग जी होश में आ जाए। लेकिन वांग जी होश में आ ही नहीं रहता, जैसे लग रहा था जैसे वांग जी अपने ड्रीम में बहुत ही गहराई में हो। और विंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने तुरंत वांग जी की वेस्ट में अपना हाथ डाला और एक हाथ वांग जी की नेक के पीछे ले गया और उसे खींच कर बस हक कर लिया, और वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली। और उसे कहने लगा, शांत हो जाओ, होश में आओ, ये सब सिर्फ बुरा सपना है, वांग जी होश में आओ। ये बोलकर वो वांग जी के कानों में विस्पर करने लगा। और वांग जी से एक वार्मथ फील हुई, वो जो अपने उस डार्कनेस में था, जब उसे एक वार्मथ फील हुई तो उसने उस वार्मथ को बस टाइटली पकड़ लिया और उसने वांग जी ने विंग के रोप को टाइटली हक कर लिया। और वांग जी की आंखों से भी लगातार बस आंसू बहे जा रहे थे। उसने अपने फेस को विंग की नेक में छुपा लिया और टाइटली विंग को कर लिया, और विंग ने भी वांग जी को टाइटली पकड़ रखा था। और वहीं वो दोनों सर्वेंट्स वहाँ पर खड़े हुए थे। जिंगई सिजुई के पास आया और उसने सिजुई के शोल्डर को पकड़ कर उसे संभाला, क्योंकि सिजुई इसमें बहुत ज़्यादा डर गया था। जिंगई एक बीटा है एंड सिजुई एक ओमेगा है। जिंगई का जो नेचर है वो बहुत चुलबुला है, वो एक मुंहफट पर्सन है, लेकिन सिजुई एक काम और स्वीट पर्सन है, इसीलिए उसे अफेक्ट होता है। जिंगई को भी अफेक्ट हुआ था लेकिन उसे इतना नहीं हुआ था। लेकिन सिजुई इसमें बहुत ज़्यादा डर गया था जब उसने वांग जी की ऐसी हालत देखी थी। वांग लगभग आधे घंटे तक वांग जी को ऐसे ही भाव में लेने के बाद वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। अपनी आंखों को ओपन करने के बाद उसे फील होता है कि उसने किसी को हक किया हुआ है, तो वो धीरे से पीछे हटता है और सामने विंग था। विंग को देखते ही वांग जी के दिमाग में वो सारी बातें चलने लगती है जो आज से पहले हुई थी। कैसे जिन मुंगशान ने उन्हें धमकी दी थी, उसके बाद विंग के क्लेन में आए थे और विंग उसका हस्बैंड था। वांग जी जब उन दोनों की पोजीशन को देखा, वांग लिटरली विंग की गोद में बैठा हुआ था। हालांकि पूरी तरह तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गोद में बैठा हुआ हो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और वांग जी शर्मा गया। ये फीलिंग वांग जी के अंदर पहली बार आई है, क्योंकि वांग जी को शर्माना आता ही नहीं है। और विंग ने जब ये देखा तो उसे भी वांग जी बहुत अडरेबल लगा। वांग जी ने फिर अपने नजरों को उठाकर चारों तरफ देखा। जैसे उसने दो अनजान लोगों को अपने रूम में देखा तो उसने विंग को पकड़ लिया और वो विंग के पीछे छुप गया। और विंग ने जब ये देखा तो उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तुम्हारे सर्वेंट्स हैं और आज से ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये सुनकर वांग जी के फेस पर फ़ोन आ गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, हस्बैंड तो आप कहाँ जाने वाले हो अगर ये मेरा ख्याल रखेंगे तो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। इस वक्त वांग जी इसमें बहुत देख क्यूट लग रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे सेक्ट वर्क्स होते हैं और मुझे और भी बहुत कुछ काम होते हैं, और तुम यहाँ पर नए हो इसीलिए ये तुम्हारी मदद करेंगे यहाँ का हर चीज़ जानने में, तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में तुम्हारी मदद करेंगे, और ये तुमसे लॉयल है, ये हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ देखते हुए कहा,
लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। गुस्सों में भी मेरे पास कोई सर्वेंट्स नहीं थे, मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूँ। मुझे इनको इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वी ने जब ये सुना तो उन्होंने वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि आज तक कोई भी जो प्रिंस होते हैं या प्रिंसेस होते हैं, उन्हें खुद का काम बिल्कुल नहीं करना आता। उन्हें जब विशेष से जो सर्वेंट्स थे वो दिए जाते थे तो वो बस उन्हें एक्सेप्ट कर लेते थे और फिर उन सर्वेंट्स को जैसे अपना गुलामी समझ लेते थे वो, और काम उन सर्वेंट्स से कराया करते थे। लेकिन वांग जी ऐसा नहीं था। वांग जी की आंखों में सिंसियरिटी थी, वांग जी की आंखों में एक प्योरनेस थी, जिससे पता चल रहा था कि वांग जी किसी और को परेशान नहीं करना चाहता। और ये सही है, क्योंकि गुस्सू की लेन में सभी लोग अपना काम खुद ही किया करते हैं। और जब वांग जी भी देख रहा है तो उसे अजीब लग रहा है, क्योंकि आज तक उसने अपना सारा काम खुद ही किया है। उसने कभी अपने काम को अपने भाइयों तक को नहीं करने दिया। पर वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सू के लेन में कोई काम नहीं किया करते थे, लेकिन ये वीक लेन है और तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक पूरी नई जगह है। तो इस जगह को जानने में, इस जगह के अनुसार एडजस्ट होने में तुम्हें टाइम लगेगा, और उसमें ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर वांग जी ने फिर से उन दोनों की तरफ देखा, और वो दोनों जो खड़े हुए थे वो तुरंत वांग जी के सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने वो करते हुए कहा, 5th कॉन्सर्ट, प्लीज़ हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे और आपसे लॉयल रहेंगे। ये सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर उसने वीइंग की तरफ देखते हुए बस नोट कर दिया। ये सुनकर वीइंग के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई, और वांग जी ने जब ये देखा तो वीइंग सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और जिस तरह से वो एक दूसरे से क्लोज थे, वांग जी वीइंग के फेस को बहुत साफ साफ देख पा रहा था। वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, उठो और फ्रेश हो जाओ, आज मैं बचे हुए मेरे रिचुअल्स को कंप्लीट करना है, तो मैं तुम्हारा अपने रूम में इंतज़ार करूँगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो अपने एक सर्वेंट को मेरे पास भेज देना, तो वो मुझे बुलाने आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। वीइंग ने थोड़ी देर बाद फिर से वीइंग ने कहा, तो अब मैं चलूँ? ये सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, आप जा सकते हो। इस पर फिर से लगभग 5 मिनट के बाद वीइंग ने फिर से वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी? ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा, तो मैं अब जाऊँ? मुझे चलना चाहिए ताकि तुम भी तैयार हो सको। ये सुनकर वांग जी ने फिर से नोट किया, और इस बार जब वांग जी ने कुछ नहीं किया तो वीइंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे ताकि मैं उठ सकूँ? ये सुनकर वांग जी ने फिर देखा कि उसने अभी भी, वो कह तो रहा था कि विंग चला जाए, लेकिन उसने विंग के रोप्स को टाइटली होल्ड कर रखा था, जिस वजह से विंग हिल भी नहीं सकता था। और वांग जी ने जब ये देखा तो उसने तुरंत विंग के हाथ को छोड़ दिया और जल्दबाजी में पीछे हो गया। लेकिन इस बात से वो बिल्कुल ये चीज़ भूल गया कि वो बिल्कुल बेड के कॉर्नर पर ही बैठा हुआ था। इस वजह से एक थर्ड की आवाज़ के साथ वांग जी नीचे गिर जाता है, और ये देखकर विंग भी आंखें बड़ी जाती है। और वो दोनों जो सर्वेंट्स थे वो हंसना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो प्रियसी को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त वांग जी से बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी के जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, और वांग जी के जो रोप्स थे वो ऊपर रोप्स वांग जी के शोल्डर से नीचे था, लेकिन उसके अंदर की जो लेस थी उस वजह से वांग जी की बॉडी थी विजिबल नहीं हो रही थी। वही वांग जी बिल्कुल किसी बेबी की तरह अपने बम को सहला रहा था, क्योंकि सच में उसके बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। वो बेड ज़्यादा ऊंचा तो नहीं था, लेकिन अचानक गिरने की वजह से वांग जी को समझ भी नहीं आया, और अब वो उसके फेस पर एक प्यारा सा पाउट था। वही वींग ने जब ये देखा तो वो भी हंसना चाहता था, क्योंकि वांग जी की जो भी हालत थी वो बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी, लेकिन वींग ने कैसे भी खुद को कंट्रोल किया। वो झुका और उसने वींग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वांग जी ने जब देखा कि वींग उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो उसने वींग की तरफ देखा। वो सच में बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। उसने वींग के हाथ को पकड़ा और वो खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़रों को झुका लिया और अपनी उंगलियों से खेलने लगा, और ये देखकर वींग के फेस पर स्माइल आ गई। उसने वांग जी के सिर को पेट किया और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये बोलते हुए वींग अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ वांग जी फिर अपनी नज़रों को उठाकर उन दोनों की तरफ देखता है। वांग जी बहुत ही क्यूटली उन दोनों की तरफ देख रहा था। वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर उन दोनों में से पहले सिजुई आ गया है। उसने कहा, 5th कॉन्सर्ट, मेरा नाम सिजुई है और इसका नाम जिंगई है। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। फिर उसने सिजुई की तरफ देखा और कहा, और ये बोलकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो उसने सिजुई की तरफ देखा और कहा, यहाँ पर 5th कॉन्सर्ट कौन है? तुम किसे बुला रहे हो? ये सुनकर सिजुई ने वांग जी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, कॉन्सर्ट? आप ही तो 5th कॉन्सर्ट हो, मैं आपको तो बुला रहा हूँ।
ये सुनकर वांग जी ने शिजुई की तरफ देखा, फिर खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मैं 5th कॉन्सर्ट। ये सुनकर शिजुई ने नोट किया। उसके बाद शिजुई ने कहा, हाँ आपकी शादी 5वीं है, आपसे पहले 4 कॉन्सर्ट है क्राउन प्रिंस की, तो आप 5th हो। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया, पर उसके फेस पर एक पाउट था और ये देखकर जिंगई आ गया और उसने कहा, 5th कॉन्सर्ट क्या हुआ, आप ऐसे पाउट क्यों कर रही हैं। ये सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, पर मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझे 5th कॉन्सर्ट बुलाओ, क्योंकि मेरा नाम है और तुम मुझे अगर मेरे नाम से बुलाओगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर उन दोनों ने तुरंत अपने दोनों हाथों वो दोनों आगे लेकर आए और नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं 5th कॉन्सर्ट हम आपको आपके नाम से कैसे बुला सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे अपने नाम से नहीं बुला सकते तो तुम लोग मुझसे छोटे हो, तो तुम मुझे गगा बुला सकते हो या फिर तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। ये सुनकर उन दोनों ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आज तक ऐसा ऑफर किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। दोनों ही सूरतों में वो लोग, उन्हें लग रहा था कि वांग जी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कॉन्सर्ट ने अपना नाम लेने के लिए कहा था। लेकिन लंजा बुलाने से अच्छा था तो कि वो गगा बुला सके। इसीलिए सुजुई ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ठीक है वांग जी गगा, हम आपको गगा बुलाएंगे, लेकिन हम आपको लंजा नहीं बुला सकते, क्योंकि वो इनएप्रोप्रिएट है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सुनकर वांग ने नोट किया, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसके बाद सुजुई आ गया, उसने कहा, तो वांग जी गगा, तो हमें आप बात लेने में आपकी मदद करनी है, तो मुझे आपके रोप्स खोलने दीजिए। ये बोलकर वो वांग जी रोप्स को टच करने वाला था, लेकिन तुरंत वांग जी बेड पर चढ़ गया और बेड पर जाकर खड़ा हो गया। और ये देखकर एक पल के लिए फिर से वो दोनों शॉक हो गए। उन दोनों ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, गगा आप ये क्या कर रहे हो, आप बेड पर क्यों चले गए। सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा और उसने अपने रोप्स को टाइटली होल्ड कर रखा था। उसने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने रोप खुद ही उतार लूँगा, मैं बात ले लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शिजुई ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्राउन प्रिंस ने हमें आपका ख्याल रखने के लिए कहा है और हमें आपको तैयार करवाना है, तो चलिए आप ऐसे नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन मैं अपना बात खुद ले लूँगा ना, इसमें तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शिजुई जो और कुछ करना चाहता था, लेकिन जिंगई शिजुई के शोल्डर पर हाथ रखा और उसने शिजुई की तरफ देखते हुए कहा, शिजुई शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि 5th कॉन्सर्ट सबसे अलग है। ये सुनकर शिजुई ने जिंगई की तरफ देखा, क्योंकि ये रेयर ही होता है जब जिंगई सीरियस होकर बात करे। शिजुई ने जिंगई की तरफ देखा। जिंगई ने शिजुई की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इनमें थोड़ा सा भी ये घमंड है कि ये 5th कॉन्सर्ट है, ये बिल्कुल हमारी तरह है। और अगर ये इन्होंने कहा था ना कि अपना सारा काम खुद करती है, तो शायद इन्हें अनकम्फर्टेबल फील होगा अगर हम इनकी प्राइवेसी में दखल लेंगे। तो तुम सिर्फ पानी गर्म कर दो एंड ये बात को ले लेंगे, उसके बाद हम इनके रोप्स बांधने में मदद कर देंगे। ये सुनकर शिजुई ने भी बस नोट कर दिया। उसके बाद उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और कहा, गगा तो ठीक है, मैं आपके लिए आपका पानी तैयार करता हूँ, उसके बाद आप बाथरूम में आ सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। थोड़ी देर बाद शिजुई ने पानी रेडी कर दिया था, तो वांग जी अंदर गया। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गया, इससे पहले कि शिजुई और जिंगी बाथरूम के अंदर जा पाते, वांग जी ने तुरंत गेट को क्लोज कर दिया, क्योंकि वांग जी आज से पहले किसी के सामने ऐसे नहीं गया, तो वो इन दोनों के सामने अपने रोप्स कैसे उतार सकता है। भले ही वो महंगा और बेटा हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वांग जी वैसे ही किसी के सामने अपने रोप्स नहीं उतारेगा। इतना तो पता वांग जी को है, इतनी दिमाग तो वांग जी को है, इतना पागल तो वो भी नहीं है। इसलिए थोड़ी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, वांग जी तैयार होकर आ गया था और उसने अपनी इनर ड्रेस पर रखी थी, जिसको भी उसने पकड़ रखा था। जब वो बाथरूम से बाहर आया तो शिजुई और जिंगई ने वांग जी के तैयार होने में मदद की। शिजुई ने वांग जी के रोब्स को पहनाने में मदद की, वही जिंगई ने वांग जी के बालों को बनाने में मदद की। अब वांग जी के बालों में रिबन नहीं था, तो वांग जी के बालों को उन्होंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल हाफ पोनीटेल में कन्वर्ट किया और वांग जी की जो हेयर पिन थी, जो उसकी माँ ने उसे दी थी, जो कि लियन हुआ ने शादी के दिन वांग जी को दिया था, उसको लगा दिया। और अब वांग जी उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आज वांग जी ने वाइट रोब्स नहीं बल्कि वीसेक्ट के, उसके हस्बैंड के तरह ही रेड एंड ब्लैक रोब्स पहन रखे थे, जब उनमें रेड ज़्यादा था एंड ब्लैक की बस बॉर्डर थी। लेकिन फिर भी वांग जी उन रोब्स में सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब वांग जी तैयार हो गया तो जिंगई क्राउन प्रिंस को बुलाने के लिए चला गया, और तब तक शिजुई भी वांग जी को लेकर रूम से बाहर आ चुका था। थोड़ी देर बाद विंग भी वहाँ पर आ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो तुम तैयार हो।
ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से उनके एल्डर्स को वो करने के लिए चले गए थे। ये एक सिंपल मैनर होता है या फिर एक सिंपल संस्कार होता है कि जब भी शादी की जाती है तो अगले दिन अपने एल्डर्स को या अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए उनके पास जाया जाता है। इसीलिए वीइंग वांग जी को वहीं पर लेकर जा रहा था। और अब वो दोनों मैडम यू और फेंग मियान के पास खड़े हुए थे। मैडम यू के फेस पर तो एक बहुत ही प्यारी वाली स्माइल थी, लेकिन फेंग मियान का फेस अभी भी कोल्ड था। लेकिन क्या इससे किसी को फ़र्क पड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वीइंग और वांग जी ने मैडम यू को देखकर वो किया। जब वो लोग खड़े हुए थे, मैडम यू उनके पास है। उन्होंने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद मैडम यू ने अपने पास से एक गिफ्ट निकाला, उसको वांग जी को देते हुए कहा, वांग जी, ये मेरे और तुम्हारे बाबा की तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है। ये सुनकर वांग जी ने उस गिफ्ट की तरफ देखा और फिर मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, ज़रूरत थी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। ये एक रिचुअल है कि पेरेंट्स को अपनी न्यूली वेडेड सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ को ये गिफ्ट देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग तुम्हें दे रहे हैं। और ये तुम नए हो, पहले की कॉन्सेप्ट को भी दिया गया था और शायद विंग ने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन ये एक रिचुअल है, तुम्हें लेना ही होगा। ये सुनकर वांग जी ने उसके बाद नोट किया। उसके बाद विंग और वांग जी फेंग मियान के पास गए, जिसके फेस पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। लेकिन जैसे ही विंग और वांग जी बो कर खड़े हुए, फेंग मियान के फेस पर जो वो कोल्ड एक्सप्रेशंस थे उस पर स्माइल आ गई। लेकिन वो स्माइल कोई प्योर नहीं थी, वो एक स्मृत था। फेंग मियान वांग जी के पास आया। उन्होंने वांग जी के सिर पर हाथ रखा और जैसे उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहा हो। लेकिन जैसे ही फेंग मियान का हाथ वांग जी के सिर पर आया, वांग जी ने तुरंत विंग के हाथ को आर्म को टाइटली होल्ड कर लिया। उस दिन जब मैडम यू ने वांग जी के सिर पर हाथ फिराया था तो वांग जी को इतना अजीब नहीं लगा था। एक मदरली वार्मथ मैडम यू के हाथ से उसे फील हुई थी। लेकिन जैसे ही फेंग मियान उसे टच कर रहे तो वांग जी को नहीं पता, पर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसलिए उसने विंग के आर्म को टाइटली होल्ड कर लिया था। वही दूसरी तरफ फेंग मियान ने जैसे देखा तो वांग जी फ्लिंच किया, तो उसने वो अपने हाथ को वांग जी के शोल्डर पर ले आया और उस शोल्डर को लगभग प्रेस करने लगा। और ये फील होने के साथ ही वांग जी और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। फेंग मियान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, तुम इतना डर क्यों रहे हो? जैसा कि तुम्हारी मदर ने कहा, अब वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने तुरंत फेंग मैन के हाथ को वांग जी के शोल्डर पर हटाया। उसने उसका हाथ की जगह अपने हाथ को रिप्लेस कर दिया। उसने वांग जी को अपने क्लोज कर लिया, क्योंकि फेंग मैन के इंटेंशंस को वो और मैडम यू आसानी से समझ पा रहे थे। वांग जी को ऐसा नहीं पता कि फेंग मैन उसे किस तरह से छू रहा है, लेकिन वांग जी को अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अजीब सी फीलिंग वांग जी को हो रही थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने विंग के रोप्स को टाइटली होल्ड कर लिया। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सब जितनी भी कॉन्सर्ट थी विंग की, वो सभी वहाँ पर आ रही थी। और इसी अनाउंसमेंट के साथ फेंग मियान के फेस पर जो स्माइल थी वो फेस कोल्ड हो गया और विंग ने भी वांग जी को ठीक से खड़ा कर दिया। उसके बाद वहाँ पर एक एक करके चारों ही कॉन्सर्ट आती है। पहले आने वाला मिंग्याओ था, उसके बाद वेंचिंग आई थी, और उसके बाद यांजी और फिर लूसी आई थी। सभी लोग एक लाइन में खड़े हुए। पहले उन्होंने मैडम यू और फेंग मैन को बो किया, उसके बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस को बो किया। वो लोग खड़े हो गए। मेंग्याओ और वेंचिंग की आंखों में वांग जी को लेकर कंसर्न था, क्योंकि वो लोग देख सकते थे कि वांग जी हल्का सा डरा हुआ है। लेकिन यांगजी और लूसी की आंखों में जेलेसी थी, जो कि ये देखकर आ रही थी कि विंग ने वांग जी को कितना क्लोज पकड़ कर रखा है। क्योंकि आज तक विंग उन लोगों के पास तक नहीं गया। आज तक उन चारों में से किसी को यह तक याद नहीं होगा कि विंग ने शादी के बाद जब शादी के वोस लेते हुए उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ा था, उसके अलावा किसी ने विंग को टच भी किया था। नहीं, किसी को नहीं याद है। लेकिन आज वो वांग जी को इतना क्लोज पकड़ कर खड़े हुए हैं, तो सभी लोग मेंग्या और वेंचिंग को तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो खुश थे कि फाइनली विंग किसी में तो इंटरेस्ट दिखा रहा है, किसी की तो लाइफ बर्बाद नहीं होगी। लेकिन यांगजी और लूसी की आंखों में जेलसी थी। सबसे पहले वेंचिंग आगे आई। उन्होंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, 5th कॉन्सर्ट, आपका इस महल में स्वागत है और आप मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मान सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। यह सुनकर वांग जी ने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग से भी उसे कुछ बुरी वाइब नहीं आ रही थी, तो उसने नोट किया। उसने भी वेंचिंग को उसी तरह वॉक किया और वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, आपको मुझे 5th कॉन्सर्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बड़ी हैं।
तो आप मुझे वांग जी बुला सकती हैं। ये सुनकर वेंचिंग के फेस पर स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ी और उसने वांग जी के फोरहेड पर बालों को सहलाते हुए कहा, इस ऐसी बात है तो तुम मुझे भी जिए ही बुला सकते हो। मुझे भी कॉन्सर्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी। वैसे भी मैं कॉन्सर्ट से ज़्यादा तो क्राउन प्रिंस की दोस्त हूँ, तो तुम मुझे जिए बुला सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद मेंग्या वांग जी के पास आया। उसने भी वांग जी के बालों को सहलाया और वही कहा जो वेंचिंग ने कहा था। ये सुनकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई क्योंकि इन दोनों को देखकर वांग जी को बिल्कुल भी कोई गलत वाइब नहीं आ रही थी। इन दोनों को देखकर उसे एक अजीब सी वार्मथ फील हो रही थी, जैसे उसे शिचेन और वुहान के चारों तरफ फील होती है वैसे ही। और थोड़ी देर में वांग जी इन दोनों के अराउंड कंफर्टेबल हो गया था। वही दूसरी तरफ अब लूसी और यांग जी एक साथ ही आगे आए। उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, फिफ्थ कॉन्सर्ट, ये वर्ड उन्होंने खींचा था। उसके बाद यांग जी खड़ी हुई और उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए देखा और अपना सर्वेंट जो पास ही खड़ा हुआ था उसने उसकी तरफ इशारा किया और वो सर्वेंट आ गया। उस सर्वेंट के हाथ में कुछ था। यांग जी ने उस चीज़ को लिया और उसे वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फिफ्थ कॉन्सर्ट, ये मेरा आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये सुनकर वांग जी ने यांग जी की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ देखा। विंग ने यांग जी की तरफ देखा और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए उसने हल्के से नोट किया। उसके बाद वांग जी ने उस गिफ्ट को लिया और उस गिफ्ट को ओपन किया तो उस गिफ्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस था और वो ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, गोल्ड का बना हुआ था और वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये जब वांग जी ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई क्योंकि वांग जी एक ऐसी जगह से आया है जहाँ पर एक्सपेंसिव बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, वहाँ पर सिर्फ सिंपलिसिटी मैटर करती है। वांग जी गुसू से है जहाँ पर जो ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोगों का ध्यान कैसे रखा जाता है, लोगों से प्यार कैसे किया जाता है, यही वांग ने सीखा है। तो इसमें उसे एरोगेंस या फिर रिचनेस क्या होती है उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसे पता चला, ना ही कभी उसने देखा था। उसने पहली बार इतने ज्वेलरी थी वो देखी थी उसकी शादी में, जो वीचेक ने उसके लिए भेजा था। बहुत सारे हेड पीस, बहुत सारे ज्वेलरीज, बैंगल्स, बहुत सारे चीज़ें वीचेक ने वांग जी के लिए भेजी थी और अब उसने देख रहा था तो वांग जी की आंखों में हल्की सी चमक थी। वहीं यांग जी ने जब ये देखा तो उसने स्मृक किया और फिर अपनी बहुत ही ऐसी आवाज़ जैसे उसकी आवाज़ से शहर टपक रहा हो, ऐसी आवाज़ में वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, फिफ्थ कॉन्सर्ट, आप जहाँ से आए हो आपने वहाँ ऐसा नेकलेस कभी नहीं देखा होगा। आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है। ये मैंने अपने फादर से कहकर मंगवाया है और ये सिर्फ ऐसा एक ही बना था। ये मैंने आप खुद के लिए बनवाया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूँ क्योंकि आपने तो कभी ये देखा नहीं होगा। और ये बोलकर यांग ने स्मृत किया। वही वांग जी ने कन्फ्यूजन में यांग जी की तरफ देखा। उसे नहीं समझ रहा था कि वांग जी यांग जी जो थी उसे सरकेज़म के साथ ये सब कर रही है, उसे तंज कस रही है, लेकिन बाकी सबको समझ में आ रहा था। और वही फेंग मैन के फेस पर एक स्मृक था। यांग जी, वेंजिंग, मेंग्या और मैडम यू की मुठ्ठियाँ बेच रही थी, वही लूसी और यांग जी के फेस पर स्मृक था। वांग जी ने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आपने सही कहा जिए, लेकिन मैंने आज से पहले ये सब नहीं देखा। मैंने पहली बार तब देखा था जब वीसेट से मेरे लिए वो गिफ्ट आए थे और आज मैंने देखा है, लेकिन ये कितना ही एक्सपेंसिव हो ये किसी की जान नहीं बचा सकता। ये सुनकर यांग जी के फेस पर फ़ोन आ गया। वो तो यहाँ पर किसी एक्सपेंसिव चीज़ की बात कर रही थी, तो यहाँ पर जान की बात कैसे आ गई। उसने वांग जी की तरफ कन्फ्यूजन में देखा और वांग जी ने जब यांग जी के फेस पर कन्फ्यूजन देखी तो उसने उस बॉक्स को बंद किया और वापस यांग जी को लौटाते हुए कहा, आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये किसी की जान नहीं बचा सकता। भले ही मैं एक छोटे क्लेन से आया हूँ, लेकिन मेरा क्लेन इतना पावरफुल है कि वो किसी भी लोगों की जान बचा सकता है। और शायद आप भूल गई हो कि जब कुल प्रमुख जिनकी हालत ख़राब हुई थी, जब कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई उनकी जान नहीं बचा पाया, तो मेरे अंकल ने उनका इलाज किया था और वो तभी सुरक्षित हैं। तो किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि वो इंसान ठीक नहीं है। अगर वो इंसान की हेल्थ ठीक नहीं हो तो वो एक्सपेंसिव चीज़ बनकर क्या करेगा। तो भले ही हमारे पास इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, हमारा जो क्लैन है वो पावरफुल नहीं है, लेकिन हम लोगों की जान बचाना जानते हैं, हम लोगों का ध्यान रखना जानते हैं, और उसके लिए मैं अपने क्लैन को बहुत ज़्यादा महान मानता हूँ और बहुत ज़्यादा रिच मानता हूँ। ये बोलकर वो यांग जी की आंखों में देख रहा था और एक पल के लिए उस पूरे हॉल में जैसे शांति छा गई थी, क्योंकि सभी लोग वांग जी को समझ रहे थे कि बहुत नेव है, कोई भी वांग जी को कुछ भी कहेगा और वांग जी सुन लेगा।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वांग जी भले ही दिखता नहीं है फिर, लेकिन उसने कब वो अपने क्लैन के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और वांग ने जो कहा वो सही था। वही दूसरी तरफ वेंजिंग और मिंगे वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, और विंग प्राउडली वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि अगर वांग जी नहीं कहता तो वो बीच में आने वाला था। लेकिन वांग जी ने ही कह दिया, और जब वो वांग जी ये बात सामने लेकर आया कि गोंगशान ने की जान भी उसके अंकल ने बताई है, तो इस बात पर सभी लोगों के फेस पर हंसी थी। सभी लोग हंसना चाहते थे और यांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। तभी और फेंग मियान भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने वांग जी को, जब उन्होंने वांग जी को छुआ तो वांग जी फ्लिंच कर गया था। तो उन्हें लगा था कि वांग जी इतना बोल सकेगा, लेकिन वांग जी ने कहा था, वांग जी ने ये सब किसी भी सरगेजम को लेकर नहीं कहा था, उसने बस यांग जी की बात का जवाब दिया था। और वहीं लूसी जो भी यही करने वाली थी, वो भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट ही वांग जी को देने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसके फादर का जिक्र बीच में आया और वांग जी ने कहा कि जिन गुंगशान की हालत कितनी ख़राब हो गई थी जब वो गुस्सो आया था और उसके पहले उसकी जान कोई नहीं बचा पा रहा था, तब गुस्सो वालों ने उनकी मदद की थी। तो लूसी चुप हो गई, क्योंकि ये उसी के फादर थे, अगर वो कुछ कहेगी तो फालतू वांग जी उसकी भी बेइज्जती कर देगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर तक वहाँ पर ऐसे ही कानाफूसी चलती है और लोग अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर मैडम भी विंग की तरफ देखती है और कहती हैं, फूशियान। ये सुनकर विंग ने अपनी मदर की तरफ देखा। मैडम ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अब जल्दी करनी चाहिए, अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हें वापस आने में लेट हो जाएगा, और रास्ते में कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें जल्दी ही निकलना होगा। ये सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ माँ, हम ब्रेकफास्ट के बाद निकल जाएंगे। इस पर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा, और विंग ने जब कन्फ्यूज फेस देखा वांग जी का, तो वो वांग जी के उन गालों को पिंच करना चाहता था कि वो अभी बहुत ज़्यादा फफी लग रहे थे। लेकिन फिर उसने खुद को कैसे भी कंट्रोल किया, क्योंकि वो कोल्ड पर्सन है, वो कोल्ड हार्ट अटैक कोल्ड फेस्ड क्राउन प्रिंस है, तो वो सबके सामने इमेज थोड़ी ना खराब होने देता। इसीलिए उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जिसकी भी शादी हमारे क्लैन में होती है, उन्हें हमारे एंसेस्टर्स के सामने जाकर बो करना होता है। हमारे यहाँ एक टेम्पल है, वहाँ पर सभी कॉन्सर्ट्स को जाना होता है, और भी ये सभी लोग भी कहते हैं, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलोगे। और वो यहाँ से थोड़ा दूर है तो हमें टाइम लग सकता है, इसलिए माँ कह रही है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। वहीं दूसरी तरफ यांग जी और लूसी जो ये सब सुन रही थी, यांग जी ने आगे आते हुए कहा, क्वीन, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो क्या मैं भी क्राउन प्रिंस और फिफ्थ कॉन्सर्ट के साथ जा सकती हूँ। ये सुनकर मैडम ने अपनी आईब्रो रेस की और फिर यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यांग जी, लेकिन तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम एक बार वहाँ जा चुकी हो। ये सुनकर यांग जी ने नोट करते हुए कहा, हाँ क्वीन, मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ पर जा चुकी हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस फिफ्थ कॉन्सर्ट यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी हम लोगों को भी वहाँ पर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं और थर्ड कॉन्सर्ट लूसी भी वहाँ पर जाना चाहती है, ताकि हम भी एल्डर से ब्लेसिंग्स ले सकें। और ये तो अच्छा होगा अगर हम टेंपल में जाकर थोड़े देर वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे और वहाँ पर प्रे करेंगे, ताकि हमारा राज्य बढ़ सके। ये सुनकर मैडम ने यांग जी की तरफ देखा, क्योंकि यांग जी जो कह रही थी वो कह तो बहुत ही सिंपल रही थी और बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस में कह रही थी, लेकिन मैडम को यांग जी पर बिल्कुल बुरा सा नहीं है। तभी विंग ने यांग जी की तरफ देखते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही लेन यांग जी यहाँ पर नया है, लेकिन मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, और आप लोग एक बार वहाँ पर जा चुके हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वांग जी का ध्यान रख सकता हूँ, और प्रे करना होगा तो मैं खुद प्रे कर लूँगा। ये सुनकर यांग जी की वो विंग की तरफ घूमी और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्राउन प्रिंस मैं तो बस, पर इससे पहले कि यांग जी कुछ कह पाती, फेंग मियान ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण, अगर वो जाना चाहती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारे और वांग जी के बीच में आ रही है, वो बस जाकर एंसेस्टर्स को वो ही तो करना चाहती है, उनके सामने इंसान से तो बर्न करना चाहती है। तुम इतना भी कोल्ड मत बनो, वो भी तुम्हारी कॉन्सर्ट है, तुम्हें थोड़ा ध्यान उन पर भी देना चाहिए। यह सुनकर विंग ने गुस्से से अपने फादर की तरफ देखा, और फेंग मियान के फेस में स्मृत था। जब यांग जी ने उन लोगों के साथ जाने के लिए कहा था, फेंग मियान तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बात तो है, क्योंकि यांग जी बिना किसी मतलब के तो किसी कहीं पर ना जाए, वो बिना मतलब के तो अपने खुद के क्लैन तक ना जाए, लेकिन अगर वो इनके साथ जा रही तो कुछ ना कुछ बात है, इसलिए उसने भी जानबूझकर ये कहा कि यांग जी को जाना चाहिए। तो फिर क्या था, लूसी और यांग जी तैयार हो गए, क्योंकि विंग मना करना चाहता था, लेकिन फेंग मियान किंग थे तो किंग की बात को विंग मना नहीं कर सकता था। उसके बाद उन सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। आज वो चारों कॉन्सर्ट भी वहाँ थी, और इस बीच में
वांग जी, वेनजिंग और मेंग्याओ की जो दोस्ती थी वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। मेंग्याओ और वेनजिंग वांग जी को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहे थे और वांग जी को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये दोनों भाइयों की कमी को पूरा कर रहे थे। हालांकि वो पूरी तो कमी को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना भी था वांग जी उसमें ही खुश था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मैडम यू बिल्कुल उसी किसी माँ की तरह थी और वीचेंग और वेनकेजिंग भी बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे वांग जी के लिए। और वांग जी ने इतनी बड़ी फैमिली आज दिन तक नहीं देखी। उसके फैमिली में कुछ ही लोग हैं और गुस्सू में बहुत ज़्यादा शांति माहौल रहता है, वहाँ पर ज़्यादा मिस्चीव नहीं होती। बस वांग जी है जो वहाँ फिरता रहता है और मस्ती करता रहता है। लेकिन यहाँ पर वांग जी को लगा था कि यहाँ पर वो मस्ती नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मस्ती करते हैं। वेनचिंग और मेंग्याओ वांग जी को बता रहे थे कि जब से वो यहाँ आए तो उन्होंने क्या क्या किया था। वहीं वेनकेजिंग और वीचिंग भी ये सब बता रहे थे, लेकिन जैसे ही वेनकेजिंग को ये पता चला कि यांग जी और लूसी भी विंग और वांग जी के साथ जा रहे थे तो उसके फेस पर फ़ोन आ गया। इस बारे में उसने विंग से बात की और विंग ने कहा कि वो भी नहीं ले जाना चाहता, लेकिन फादर ने हाँ कहा है। फादर चाहते हैं कि लूसी और यांग जिन के साथ जाए। ये सुनकर वेनकेजिंग की मुठ्ठियाँ बिछ रही थी। फादर का नाम आने के साथ ही वेनकेजिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, आपको सैनिक ज़्यादा ले जाने चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप पावरफुल हो, लेकिन मुझे उस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और सिर्फ यही खतरा नहीं है, खतरा हमारे तरफ चारों तरफ से है और मुझे इस यांगजी और लूसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो आप ध्यान रखना और वांग जी का भी ध्यान रखना। ये सुनकर विंग ने नोट करते किया और मुस्कुराते हुए वेनकेजिंग के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, लिटिल डीडी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे ऐसी बात कर रहे हो कि तुम मुझसे बड़े हो। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूँगा और तुम जानते हो कि मेरी पावर्स कितनी है, तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। ये सुनकर वेनकेजिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो हरा सकता है, लेकिन आप जानते हो कि जो कोई अगर ये प्लान बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं बस आपको ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ वांग जी हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। और जब यांग और लूसी आपके साथ जा रही हैं तो आपको उनका भी ध्यान रखना होगा। भले ही आप नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी आपको रखना होगा। ये सुनकर विंग ने नोट किया वो वेनकेजिंग की जो आवाज़ में जो डिस्प्रेशन था वो समझ सकता था। उसके बाद वो काफिला वहाँ से स्टार्ट हो चुका था। यांगजी और लूसी कैरेज में बैठे थे, यानी विंग अपने हॉर्स पर बैठा था। वांग जी के लिए भी एक कैरेज तैयार किया गया था और सिजुई और जिंगई भी वांग जी के साथ जा रहे थे। लेकिन वांग जी कैरेज की तरफ देखता, फिर विंग की तरफ देखता, फिर से कैरेज की तरफ देखता, फिर से विंग की तरफ देखता। विंग ने जब ये देखा कि वांग जी अभी तक कैरेज में नहीं बैठा है तो उसने भी वांग जी की तरफ देखा। वो अपने घोड़े से नीचे आ गया, उसने वो वांग जी की तरफ बढ़ा और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और नाम में अपना सिर हिलाया। फिर विंग ने कहा, इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या मैं आपके साथ हॉर्स पर आ सकता हूँ? ये सुनकर विंग की आईब्रो रेज हुई। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम कैरेज में नहीं आना चाहते? हॉर्स में गिरने का डर होता है, अगर तुम गिर गए तो। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमकती, उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं हमेशा से हॉर्स राइडिंग करना चाहता था, लेकिन हमारे गुस्सू में ये सब नहीं है और मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मुझे उस दिन आप जब मुझे लेकर आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। वैसे भी मैं इस कॉलेज में बैठा बैठा बोर हो जाऊँगा। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हॉर्स पर लेकर जाऊँ तो मैं तुम्हें कहीं फिर कभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता टेम्पल तक जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। और तुम जानती हो कि अगर हम बाहर निकले हैं तो बहुत सारे दुश्मन होंगे जो हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम कैरेज में रहो, ये तुम्हारे लिए सेफ जगह होगी और तुम्हारे साथ सिजुई और जिंगी है, तुम बोर फील नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसके फेस पर एक पाउट था और आंखों को उसने बिल्कुल ही नम कर रखा था, जैसे वो विंग को मनाया जाता हो। लेकिन विंग इस बारे में कोई मजाक नहीं कर सकता, ना ही वो इस बारे में वांग जी की इस विश को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी हो सकता है। और बहुत कोशिशों के बाद फाइनली वांग जी कैरेज में बैठ चुका था और उसके साथ जिंगई और सिजुई भी। और वहीं यांगजी और लूसी सब देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्राउन प्रिंस को हो क्या रहा है। वो क्राउन प्रिंस जो किसी को टच भी नहीं कर सकते थे, जिसे स्क्रीनशिप से इतनी प्रॉब्लम होती थी, आज वो वांग जी को टच कर रहे हैं, वांग जी के बालों को सहला रहे हैं, वांग जी से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। विंग कभी किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता।
इसीलिए वो लोग गुस्सा में भी थी, शौक भी थे, सरप्राइज भी थे। वही विंग जो वांग जी के कैरेज की तरफ देख रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल थी। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी माई लव, लेकिन मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा। बस कुछ हर्डल्स हैं हमारे इस रास्ते में जिनसे हमें गुजरना होगा, और उसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ उस कैरेज में देखा, और उसके बाद वो अपने हॉर्स पर जाकर बैठ चुका था। जब वो गए तो पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ, और वो लोग बहुत ही आसानी से चले गए। लगभग दोपहर के 3 बजे वो उस टेम्पल में पहुँचे थे। सबसे पहले विंग उतरा। विंग के आगे बहुत सारे हॉर्स पर बहुत सारे सैनिक थे, और वो जो 3 कैरेज थी उनके चारों दोनों तरफ भी सैनिक थे जो हॉर्सेस पर थे, और कुछ पैदल भी चल रहे थे, और बहुत सारे सैनिक उन कैरेजों के पीछे भी थे। इनफैक्ट चारों तरफ से जैसे उनको घेर रखा था। विंग उतरा। सबसे पहले वो वांग जी के पास गया। उसने वांग जी के कैरेज में अपना हाथ दिया। वांग जी जो सिजोर और जिंगे से बातें कर रहा था। सिजोर और जिंगे उन्हें बता रहे थे कि वो उस महल में कैसे आए, और वांग जी भी उन्हें अपनी बातें बता रहा था कि वो कैसे मस्ती किया करता है, और कैसे गुस्से के लोगों पर प्रैंक किया करता है। और ये सुनकर सिजोर और जिंगे भी हंस रहे थे, और लाफ्टर की आवाज़ बाहर भी गूंज रही थी। और पूरे रास्ते विंग ये सुनता आ रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल थी कि वांग जी बोर नहीं हो रहा है, वांग जी खुश हैं। उसके बाद विंग उतरा। उसने वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाया, और वांग जी ने विंग के हाथ में हाथ रखा, और वो कैरेज से नीचे आ गया। उसके बाद यांग जी और लूसी भी अपनी अपनी कैरेज से नीचे आया। वांग जी और विंग एक साथ थे। विंग के एक तरफ यांग जी थी, और एक तरफ लूसी थी। वहीं लूसी और यांग जी जो सर्वेंट्स थे वो लूसी और यांग जी के पीछे थे। वहीं जिंगर्स जो ही विंग और वांग जी के पीछे थे। बहुत सारे गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। उसी तरफ वो उस टेम्पल में चलने लगते हैं। वो टेम्पल में ऊपर जाने से पहले बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, तो वांग जी और विंग सभी लोग वहाँ पर ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस एंसेस्टर के सामने थे। उन लोगों ने वहाँ पर बैठकर प्रे किया, वहाँ पर इंसेंस भरने की, और लगभग 2 घंटे तक वो वहाँ पर रहे। इस बीच वो वहाँ पर कुछ खाना लेकर गए थे, क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट करके आए थे। उसके बाद उन लोगों ने लंच भी नहीं किया था, तो इसीलिए वो अब इवनिंग में कुछ खा रहे थे। अब वो सभी लोग उस मंदिर के आगे बहुत जगह खाली थी, जहाँ पर शायद बैठकर प्रे किया जाता है, तो वो सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। सैनिक भी आराम कर रहे थे, और जिंगई और सिजोई वांग जी को खाना दे रहे थे। वही विंग के जो कुछ सर्वेंट्स थे वो विंग को दे रहे थे। वहीं यांग जी और लूसी को भी उनके सर्वेंट्स खाना दे रहे थे। सभी लोग खाना खा रहे थे, पर यहाँ लूसी और यांग जी के फेस पर जैसे एक स्मित था। सभी लोगों ने अपना खाना कंप्लीट किया। जब तक उन्होंने खाना खाया तो अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। इसलिए विंग खड़ा हुआ। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, बहुत समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है। इस पर सभी लोगों ने नोट किया, और सभी लोग फिर से उस मंदिर से नीचे आए, और अपनी अपनी जगह पर बैठ के, जैसे विंग अपने हॉर्सेस पे, वांग जी विंग के पीछे जो कैरेज था उसमें वांग जी था, उसके पीछे यांग जी, और उसके पीछे लूसी थी। और वो जर्नी फिर से चालू हो चुकी थी। और अब की बार सभी लोग सतर्क थे। जितने भी सैनिक थे वो सतर्कली सब चारों तरफ देख रहे थे, क्योंकि दिन में तो फिर भी दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। तो सभी लोग देख रहे थे। वहाँ पर जितने भी सैनिक थे वो ह्यूमन नहीं थे, वो सभी कुछ कोई ना कोई क्रीचर्स थे। सभी लोगों के पास पावर्स थी, और भी इनके पास तो थी। इसीलिए वो लोग हर तरफ देख रहे थे, और खुद की भी अपने स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे थे, ताकि वो किसी भी खतरे को भांप सके। वो लोग चल ही रहे थे। वो लोग आधे रास्ते में पहुंचे थे, तभी अचानक ही उन लोगों को पेड़ों के हिलने की, इन झाड़ियों के हिलने की, और कुछ ग्रोल करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और ये सुनते ही सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। और वो हॉर्स जो कैरेज को लेकर चल रहे थे, और हॉर्स को जो चला रहा था वो भी उन कैरेज को रोक लेता है। इस वजह से कैरेज में अचानक झटका लगता है, और अगले ही पल कुछ पेड़ों पर से और कुछ जंगल के अंदर से बहुत सारे लोग उन सभी को घेर लेते हैं। और जैसे ही सबने देखा, सबकी तलवारें बाहर निकल गई, और सभी लोग सामने की तरफ देखने लगे। सभी लोग अपने अपने घोड़ों पर से नीचे उतर गए। सभी लोगों ने उन तीनों कैरेजों को जिसे घेर लिया, और कुछ लोगों ने विंग को घेर लिया। सभी लोग उन सब की तरफ देख रहे थे। जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सभी लोगों ने अपने फेस पर मास्क पहन रखा था। उनका पूरा फेस ढका हुआ था। वो लोग कौन थे ये कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि वो पूरा ऊपर से नीचे ढके हुए थे। उन लोगों ने ब्लैक रोब्स पहन रखे थे। विंग सभी की तरफ देख रहा था, क्योंकि ये उसने एक्सेप्ट तो किया था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये यांग जी क्या कर सकती हैं, क्योंकि इतने लोगों को बुलाना। विंग यही सब सोच रहा था। तभी उनमें से एक ने कहा, ओह तो प्रिंस, आप आज यहाँ हो, क्या सहयोग मिला है। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ आना चाहिए था, और अगर आप आ ही गए हो तो हम आपका स्वागत करने में कैसे कमी रख सकते हैं। ये बोलकर उसने अपने लोगों की तरफ देखा और फिर से कहा, इन कैरेज में जितने भी ओमेगा हैं उनको पकड़ कर ले आओ। और मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस का जो नया ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती के चर्चे तो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में हैं, तो मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। जैसे ही विंग ने सुना, उसने ग्रोल किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना उसे टच करने की, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। उसे तुम इतने लायक नहीं हो कि तुम उसे देख सको। ये सुनकर वो लोग डर तो गए थे, क्योंकि विंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। विंग एक प्योर ब्रीड डोमिनेटिंग अल्फा था, उसकी आवाज़ सच में बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी। लेकिन वो लोग ये डर नहीं रहे थे, उनके फेस पर एक स्मित थे, और अगले ही पल वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। वो लोग लड़ रहे थे। वहीं दूसरा वो जो ब्लैक कपड़ों में जो रोब्स थे वो अपनी पावर्स का भी यूज़ कर रहे थे, जिस वजह से वो सैनिक हार रहे थे। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों की पावर का उन पर असर क्यों हो रहा है। जितने भी वी सेक्ट के सैनिक थे वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, और सिर्फ वी सेक्ट के सैनिक ही नहीं बल्कि विंग खुद अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पावर्स को बांध दिया गया हो, उसकी पावर्स को अंदर से सील कर दिया गया हो, उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। और ये फील होने के साथ ही विंग की आंखें बड़ी हो गई और उसकी पकड़ तलवार पर टाइट हो गई। वैसे तो विंग अपनी पावर से लड़ने वाला था, क्योंकि अगर वो अपनी पावर से लड़ता तो ये लोग उसके सामने कुछ नहीं थे। अगले थोड़ी देर में ये जगह बिल्कुल साफ हो जाती, लेकिन अब जब उसके पास उसकी पावर्स नहीं थी तो उसे खुद ही लड़ना था। इसलिए उसने अपनी सुई बयान को निकाला और अगले ही पल उसने दुश्मनों को काटना स्टार्ट कर दिया था। वो बेदर्दी से सबको काट रहा था, क्योंकि वो लोग लायक ही इसे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग ने कुछ सैनिकों की तरफ देखा और कहा, कॉन्सर्ट्स को सभी को यहाँ से लेकर जाओ, यांगजी और लूसी को यहाँ से लेकर जंगल के अंदर चले जाओ। ये सुनकर उन सैनिकों ने कुछ लूसी और यांगजी सभी लोग डरे हुए थे। यांगजी और लूसी तुरंत अपनी अपनी कैरी से बाहर निकल गए और उनके सैनिक भी उनके साथ ही थे, और कुछ सैनिक लड़ते हुए यांगजी और लूसी को वहाँ से ले गए। लेकिन यहाँ से जाने से पहले यांगजी के फेस पर एक स्मित था, वही लूसी सच में डरी हुई थी। वो लोग वहाँ से जा चुके थे। वहीं दूसरा वांगजी अभी भी कैरेज में था और सिजू और जिंगई उसके पास थे। वहीं और जब उन लोगों ने देखा कि वांगजी अभी तक नहीं निकला है, तो उनमें से एक वांगजी के कैरेज के पास जाने लगा। विंग जब ये देखा तो उसकी मुठ्ठियाँ भिज गई, उसकी पकड़ सुई बयान पर टाइट हो गई। उसने उस पर्सन की तरफ घूर कर देखा और अगले ही पल सुई बयान ने उस पर्सन के गले को बस काट दिया। और उसने ये किया था, वहाँ पर लोग बहुत कम लग रहे थे कि जैसे विंग जीत ही गया, लेकिन फिर से बहुत सारे लोग वहाँ पर आ गए और विंग फिर से लड़ने लगा। और अब वो इंसेक्ट के सैनिक जिनके पास पावर्स नहीं थी, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो भी थक रहे थे और विंग इधर लड़ने में बिजी था। तो विंग का ध्यान नहीं गया कि कुछ लोग उस कैरेज की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोग अब कैरेज की तरफ जा रहे थे और विंग का ध्यान नहीं किया था। लेकिन जब विंग का ध्यान गया तो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस कैरेज को घेर लिया था। और ये देखकर विंग का जिसे सिर घूम रहा था, उसकी पकड़ अपनी सूर बनाने पर टाइट हो रही थी। उसे सुबह वो बात याद आ रही थी जब वांगजी ने उससे कहा था, जब वांगजी को सपना आया था और जब वो झटके के साथ उठा था, जब विंग उसके पास था। विंग ने उसे क्या हुआ था, जब विंग ने उससे पूछा था कि आखिर वांगजी को सपना क्या आ रहा है, तो वांगजी ने बताया था कि उसे बचपन से एक सपना आता है। बीच में ये सपना आना बंद हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से फिर से उसे सपना आ रहा है। वो देखता है कुछ ब्लरी फिगर्स को, दो लोग जो कि एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और उन दोनों के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं। और उनमें से एक पर्सन जो कि नीचे अपने घुटनों पर बैठा हुआ है, उस पर लोग हमला कर रहे हैं और वो तलवारों से उस पर हमला कर रहे हैं, चाकू से उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वांगजी उन फेसेस को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, नहीं देख पाता था। लेकिन आज जब उसे सपना आया तो कुछ ब्लरी इमेजेस देख पा रहा था। यही वांगजी ने विंग से कहा था और विंग को अब ये सब याद आ रहा था। वो उस कैरेज की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग को बहुत सारे सैनिकों ने उलझा कर रखा था। विंग ने उस कैरेज की तरफ देखा और मम्बल करते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से उसे नहीं खो सकता, नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं, छोड़ो उसे, उसके पास जाने की हिम्मत भी मत करना। विंग चिल्ला रहा था, वो उन लोगों को और जल्दी ताकत से मार रहा था और बहुत कुछ कह रहा था, जैसे कि वो उसे खो नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गॉड इतने क्रूल नहीं हो सकते, वो ऐसे ही वांगजी को छोड़ नहीं, वांगजी वो अलग नहीं हो सकते। वो यही बड़बड़ाया जा रहा था और बहुत ही बेदर्दी से उन लोगों को और ज़्यादा मार रहा था। वो लोग जो उन सभी ने जिसे कैरेज को घेर लिया था, अब वो लोग उनमें से एक उस कैरेज के अंदर चला गया। लेकिन जब वो अंदर गया तो उस कैरेज में कोई नहीं था और ये देखकर वो कन्फ्यूज़ हो गया। वो
वो उस गैरेज के जहाँ से वो अंदर गया था वहाँ से पीछे घूमा और उसने उसके उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर कोई नहीं है, वो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर है। ये सुनकर उनमें से जो एक था उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने उन दोनों को यहाँ से निकलते हुए देखा है, इसको तो हम निकलते हुए देखा है, नहीं तुमसे ठीक नहीं देखा होगा। ये बोलकर वो भी अंदर आता है और अब की बात जिस तरह से वो एक गेट से अंदर आया था वो अगले गेट की तरफ जाने वाले थे ताकि शायद वांग जी आगे से निकल कर भाग गया हो। जब वो लोग आगे से निकल ही रहे थे तभी उन दोनों गेटों पर जो पर्दे लगे हुए थे वो पर्दे हटे और सामने वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी की आंखें पूरी तरह से नीली थी, वांग जी के अराउंड एक ब्लू लाइट थी और अगले ही पल बहुत एक तलवार के खुलने की आवाज़ आती है और बहुत सारे लोगों के कटने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है तो विंग के जो सैनिक थे, विंग था और वो जो ब्लैक कपड़ों में जो लोग थे वो सभी लोग वहाँ पर देखने लगते हैं। तो वहाँ पर वांग जी था। वांग जी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वांग जी वो वांग जी है जिसे वो लोग देखा करते हैं, क्योंकि वांग जी के चारों तरफ एक ब्लू लाइट एमिट हो रही थी। वांग जी की आंखें समुद्र की तरह बस नीली थी एंड वांग जी की बाल हवा में उड़ रहे थे। वांग जी की बेचिन जो कि चमक रही थी और उस पर खून लगा हुआ था। वांग जी ने उन सबकी तरफ देखा जो कि अब उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। वांग जी इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा इतना लग रहा था, ऐसे होते हुए भी वांग जी ब्यूटीफुल लग रहा था। और अब वांग जी की सुई बयान चली और वो दुश्मनों को काटने लगी। वांग जी की सुई बयान खून से नहा रही थी। वांग जी किसी पर भी दया नहीं कर रहा था, जो भी उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, जो भी उसे छूने की कोशिश कर रहा था, जो भी गंदी नज़रों से देखने की कोशिश कर रहा था, वो उसे मार रहा था। और ये देखकर विंग जो हारने की कगार पर था, जिसे ऐसे लग रहा था कि वो वांग जी को बचा नहीं पाएगा, तो वो खुद भी अब लड़ने लगा और अगले ही पल वांग जी और विंग ने मिलकर वो पूरा मैदान साफ कर दिया था। और वहाँ पर सिर्फ विचेक्ट के सैनिक थे, विंग था और वांग जी था जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी की सांसें बहुत भारी थी, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी पकड़ बीजिंग पर हर बढ़ते पल के साथ टाइट हो रही थी और उसकी जो वो एनर्जी थी, जो ब्लू एनर्जी उसके चारों तरफ घूम रही थी, वो और ज़्यादा जैसे एक बबल बना रही हो, जैसे वो वांग जी को प्रोटेक्ट करना चाह रही हो। और ये नज़ारा देखकर सभी लोग शॉक थे, सभी लोग सरप्राइज थे, सभी लोग बस मिसप्राइज होकर नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से बिजली यहाँ पर आ गई हो और ऐसे ही वांग जी के चारों तरफ वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने कुछ किया हो। वांग जी इस वक्त ऐसा ही लग रहा था और विंग भी अपने मेट को ऐसे ही देख रहा था। लेकिन विंग ने जब देखा कि वांग जी अब अनकॉन्शियस हो रहा है, वांग जी को पकड़ जिससे उसने टाइटली बिचिन को पकड़ रखा था, वांग जी धीरे धीरे जिसे अपनी उसकी आंखें बंद हो रही थी, वो अपनी जगह पर एक जगह टिक नहीं पा रहा था। तो विंग तुरंत वांग जी के पास गया और उसने वांग जी को, इससे पहले कि वांग जी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पाता, विंग ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और वांग जी बेहोश हो गया। वही दूसरी तरफ जिंगे और से जो कि उस जंगल में भाग चुके थे, वो वांग जी ने उसे कहा था, क्योंकि वो उन दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए उसने कुछ सैनिकों को कहा था कि वो जिंगई और वांग जी को जिंगई और सिजुई को वहाँ से ले जाए। तो जिंगई और सिजुई वहाँ से जा चुके थे। वही विंग अपने वांग जी की तरफ देख रहा था। वो वांग जी अब वांग जी के फेस पर जितना भी गुस्सा था, वांग जी के फेस के जितने भी एक्सप्रेशन थे, अब वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस शांति से विंग की बाहों में था, वो बेहोश हो चुका था। और ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। थोड़ी देर तक वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कहता था और विंग भी बस वांग जी की तरफ ही देखने लगता है। उसके बाद विंग उन सबकी तरफ देखता है और कहता है, आज रात बहुत हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि हम अभी महल पहुँच पाएंगे और मुझे नहीं पता कि हमारी इस पावर को क्या हुआ है, लेकिन जंगल के अंदर चलो और कोई सेफ प्लेस ढूंढो और वहाँ बैठकर मेडिटेशन करो ताकि तुम्हारी जो पावर्स हैं वो वापस आ सके। और उन सैनिकों को छोड़ो, ढूंढो जो कॉन्सर्ट्स को लेकर गए हैं, उन्हें भी इकट्ठा करो और मैं वांग जी को लेकर अंदर जा रहा हूँ, तो तुम लोगों भी सबको ढूंढो और वहाँ पर इकट्ठा हो। ये सुनकर उन सब जितने भी सैनिक बचे हुए थे उन लोगों ने नोट किया और विंग ने वांग जी को अपनी बाहों में उठाया और अगले ही पल वो जंगल के अंदर जाने लगा था। और अब लगभग बहुत देर हो चुकी थी, विंग को नहीं पता कि कितना टाइम बीता, लेकिन अब उसने वांग जी को एक पेड़ के सहारे बैठाया और वहीं पास से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की और वो आग जलाने लगा। वो आग के पास बैठ गया, वो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सबसे बड़ी बात कि आखिर ये लोग कौन थे जो यहाँ पर आए थे, इतने लोग। ये विंग कहीं ना कहीं इन लोगों को जानता है, इसीलिए उसे डर भी लग रहा है, उसे चिंता भी हो रही है और उसे गुस्सा भी आ रहा है। वो वांग जी की तरफ देखने लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वांग जी का जो रूप उसने देखा था वो बहुत ज़्यादा अलग था।
जैसा कि गुस्सू के लोगों ने कहा था कि वांग जी बहुत नेव है, उसे इस दुनियादारी को खबर नहीं है, ना ही वांग जी को लड़ना आता है। तो फिर ये क्या था, वांग जी लड़ कैसे रहा था। और वांग जी की जो वो स्वॉर्ड स्किल्स थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्वॉर्ड मास्टर लड़ रहा हो। वांग जी से बहुत ज़्यादा ही अलग लग रहा था उस वांग जी से जिस वांग जी को विंग ने देखा था। इसीलिए विंग कंफ्यूज था, उसने वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि जिस वक्त वांग जी लड़ रहा था तो वांग जी की आंखें ब्लू कलर में शाइन कर रही थी। अगर लेन क्लेन वालों के पास कोई पावर है ही नहीं तो वांग जी के अराउंड वो ब्लू पावर किसकी थी। और वांग जी की आंखें शाइन क्यों कर रही थी, भले ही वो ओमेगा था लेकिन इतनी पावर किसी भी नॉर्मल ओमेगा के पास नहीं होती। तो आखिर वांग जी है क्या, विंग यही सोच रहा था वांग जी। लेकिन वांग जी धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है। वो वांग जी अपने सिर पर हाथ रख लेता है और वो चारों तरफ देखता है। चारों तरफ से कुछ नहीं दिखता, बस एक जलती हुई आग दिखती है और आग के पास बैठा हुआ एक पर्सन है। एक पल के लिए तो वांग जी डर गया था कि ये पर्सन है कौन, लेकिन विंग जो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था, फिर उस आग की तरफ देख रहा था। तो जैसे ही उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने जब पहचान लिया कि विंग है, तो वो तुरंत अपनी जगह पर से उठा और वो अगले ही पल बिल्कुल किसी बिजली की रफ्तार के साथ विंग की गोद में था। लिटरली वो विंग की गोद में था। उसने अपने दोनों पैरों को विंग के वेस्ट के राउंड ड्रेप कर लिए थे और अपने फेस को विंग की नेक में छुपा लिया था और वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। विंग ने जब ये देखा तो उसने वांग जी के बालों को सहलाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि शायद वांग जी डरा हुआ है। उसने वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहा, वांग जी डरो मत, अब सब ठीक है, देखो यहाँ पर कोई नहीं है, और डरो मत, अब सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर वांग जी ने विंग के नेक में अपने फेस को छिपाते हुए कहा, मैं बहुत डर गया था। वो लोग कौन थे और वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो आपको चोट तो नहीं लगी। ये बोलकर वांग जी अपने फेस को विंग के नेक में से निकालता है और विंग की तरफ देखने लगता है। और विंग के हाथ पैरों को जैसे देखने लगता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। और वांग जी के इस बिहेवियर को देखकर विंग कंफ्यूज था। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्या बात कर रहे हो लंजा, तुमने भी तो उन लोगों को मारने में मेरी मदद की थी। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा और कहा, मैंने, लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो पावर ही नहीं है और ना ही मुझे लड़ना आता है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम ये बोल क्या रहे हो, तुम्हें तो तीनों ने हमारी मदद की थी, हम लोगों की पावर सील हो गई थी, लेकिन तुमने उन लोगों को मारने में हमारी बहुत बड़ी मदद की थी। और अगर तुम नहीं होते तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होता। और तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं आता। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज हो गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे सच में नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, मेरे पास नहीं है पावर और मुझे लड़ना भी नहीं आता। हम मुझे इतना सा लड़ना आता है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हो कि मैंने लोगों को मारा, मैं लोगों को नहीं मार सकता। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं याद। आप क्या मेरा मजाक बना रहे हो कि मेरे पास पावर नहीं है, मुझे सच में नहीं याद, मैं नहीं मार सकता किसी को भी। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में आंसू थे और वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वांग जी सच कह रहा है, वांग जी झूठ नहीं बोल रहा। तो विंग ने वांग जी को करते हुए कहा, हे शांत जाओ, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास पावर नहीं है। मैं वैसे तुम्हें कब तक याद है कि तुम बेहोश कब हुए थे। ये सुनकर वांग जी ने बिना विंग के नेक में से अपने फेस को निकालते हुए कहा, तब जब आपने कॉन्सर्ट्स को उन सैनिकों के साथ जाने के लिए कहा था तो जिंगई और शिजुई मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन जब वो दोनों उतरे और उनको सैनिक लेकर जा रहे थे तो मैं भी उनके पीछे जाने वाला था। लेकिन उससे आगे क्या हुआ, मुझे अपने पास एक सैनिक आता हुआ फील हो रहा था और मुझे लगा था कि शायद वो मुझे पकड़ लेगा, लेकिन अगले पल क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं और मैं बस यहाँ पर हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तब का ही याद है और उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं। ये सुनकर वांग जी ने दम में अपना सिर हिलाया और ये सुनने के बाद विंग जो पहले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था वो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था। पर विंग और नहीं सोचना चाहता कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और तब तक उन्हें बहुत सारे कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो विंग को समझ में आ गया था कि उन लोगों ने कॉन्सर्ट को ढूंढ लिया है। तो वो उसने वांग जी को अपनी गोद से उतारा। ऐसा नहीं था कि वो किसी से डरता था, लेकिन ऐसे ये पोजीशन बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट थी और वो वांग जी को सबके सामने एम्बेरस नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने सभी लोगों को उसने वांग जी को अपनी गोद में से उतार दिया। और वांग जी ने जब सबको देखा तो तुरंत से जो जिंगे वांग जी के पास आए और उन्होंने वांग जी को पूछने लगे कि वो ठीक है, वो कहीं उन्हें चोट नहीं लगी। लेकिन वांग जी ने उन्हें पूछा कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन चोट किसी को नहीं लगी थी। और उसके बाद वो जितने भी जो सैनिक थे वो बैठ कर मेडिटेशन करने लग गए थे। विंग भी खुद मेडिटेशन कर रहा था क्योंकि उसकी पावर्स भी सील हुई थी और
लेकिन वांग जी के पास तो कुछ ज़्यादा स्पेशल पावर थी नहीं, तो वो जिंगे से जो यहाँ पर बैठे हुए थे, वहीं यांगजी और लूसी भी वहीं पर ही बैठी हुई थी। लूसी और यांगजी भी मेडिटेशन कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी पावरफुल ओमेगास हैं और उनकी भी पावर सील हुई थी, तो वो भी मेडिटेशन कर रही थी। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आपको क्या लगता है कि वांग जी को याद क्यों नहीं है कि उसने ये सब किया था? क्या वांग जी झूठ बोल रहा है? और अगर वांग जी झूठ बोल रहा है तो वांग जी के झूठ बोलने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? और उन लोगों की पावर कैसे सील हुई? क्या इसमें वांग जी का हाथ था? और वो पर्सन कौन था जो इन लोगों को मारना चाहता था? आपके जो भी थॉट्स हो प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, एंड मुझे बताना कि आपको ये फिफ्थ कैसा लगा, और आपको क्या वांग जी का जवाब अच्छा लगा जो उन्हें यांग जी को दिया। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ क्यूटी स्वीटार्ट्स क्यूटी पास वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखना।